नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे सचिवालय। सीएमओ पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सिंदूर 2 पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचे और सीएमओ पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान सिंदूर 2 पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके के लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं और देर रात 2:30 बजे सीएमओ में मौजूद थे मुख्यमंत्री शर्मा और अब फिर से सीएमओ जो है वो पहुंचे हैं और मॉनिटरिंग लगातार जो स्थिति का यहां पर ले रहे हैं और सिंदूर 2 पर लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं इस बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिंदूर 2.0 का लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर लगातार कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान के कई हमले के बावजूद प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कई हमले के बावजूद प्रदेश जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने हर जगह से रिपोर्ट जो है वो मंगवाई है। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई। पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है हमारी सेना। इमरजेंसी सेवाओं को लेकर हाई अलर्ट पर पूरा प्रदेश जो है वो हाई अलर्ट मोड पर है। सीमावर्ती जिलों को इमरजेंसी फंड जारी किया गया है और जहां भी जिन्हें फंड की जरूरत होगी उन्हें तुरंत जारी किया जाएगा। सीमावर्ती जिलों में खासतौर पर स्कूल कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों अधिकारियों की भी छुट्टी निरस्त कर दी गई है और सीमावर्ती जिलों में रक्त की उपलब्धता को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं और सीमावर्ती जिलों में भेजी गई अतिरिक्त दमकल देर रात 4 बजे से मॉनिटरिंग में सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी शामिल रहे और आज सुबह से अलर्ट मोड पर मंत्री परिषद है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सीमा पर लगातार कार्रवाई जो है वो जारी कर दी गई है और पाकिस्तान के कई हमले के बावजूद भी प्रदेश जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये बयान जो है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र का पूरी तरह से यहाँ पर ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। अगर कोई भी जो जरूरत है यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पर रक्त शिविर जो है वो भी लगाया जा रहा है। तो चलिए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बताते चले कि लगातार सिंदूर ऑपरेशन 2.0 का यहां पर कार्रवाई जारी है और पाकिस्तान के मंसूबे को लगातार नाकाम जो है वो किया जा रहा है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। जहां पर गृह सचिव राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान सामने आया, जहां पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है और एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश खड़ा है और केंद्र की गाइडलाइन की सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों से लगातार संवाद जारी है। प्रदेश स्तर पर उठाए गए सभी महत्वपूर्ण कदम और पुलिस विभाग के संबंधित जिलों में अवकाश रद्द कर दिए गए हैं और लगातार कार्रवाई जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में कार्रवाई जो है वो सेना की तरफ से जारी है और पाकिस्तान के मंसूबों को लगातार यहाँ पर हमारी जो सेना है, हमारी जो सेना बल है वो नाकाम कर रहे हैं और पाकिस्तान को लगातार सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। और देखिए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जो है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है वो जारी की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को लगातार यहाँ पर करारा जवाब जो है वो दिया जा रहा है और एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश जो है वो खड़ा है। और यहाँ पर देखिए, पुलिस विभाग के संबंधित जिलों में अवकाश जो थे, जो छुट्टियां थी, उसको रद्द कर दी गई हैं।
सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीएम निवास पर कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में समर्पण और सत्यानिष्ठा से काम करने की अपील की। सीएम ने निर्देश दिए कि विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित किया हो सके। उन्होंने कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजन करने के निर्देश भी दिए। बैठक में कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने विभागों में लंबित जांच प्रकरणों की जांच जानकारी जो है वो प्रस्तुत की और इस दौरान कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि सेना ने पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को समाप्त कर आतंकवादियों को सबक सिखाया है। राठौर ने पाकिस्तान द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों पर हमले को कायराना हरकत बताया और कहा कि सेना की सुरक्षा और मनोबल के लिए बीजेपी कार्यकर्ता मंदिरों में प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खात्मे तक जारी रहेगा। तो वहीं बीएपी विधायक पर रिश्वत प्रकरण पर राठौर ने कहा कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाना चरित्र को गिरावट है और व्यक्ति को विधायक रहने का अधिकार भी नहीं है। उन्होंने चाणक्य को उद्धत करते हुए कहा कि जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी। तो वहीं जोधपुर में आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने रात 9:30 बजे कंप्लीट ब्लैकडाउन के आदेश दिए हैं और साथ ही जोधपुर डिस्कॉम में पूरे शहर में बिजली सप्लाई बंद कर दी है और पुलिस भी पूरे शहर में घूमकर लोगों से अपील कर रही है कि घरों के बाहर जल रही लाइटें सुबह 4 बजे तक बंद रखी जाए। इससे पहले गुरुवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से आपातकालीन योजनाओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने जनरेटर की व्यवस्था, परिवहन विभाग द्वारा बसों की अग्रिम व्यवस्था और चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और त्वरित प्रतिक्रिया से ही जन सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव जो है वो देखा जा रहा है, लगातार यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से वार किया जा रहा है और हमारी सेना जो है मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को देती हुई नजर आ रही है। और उसको लेकर देखिए, जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर पूरी तरह से यहां पर अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ जोधपुर में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया और जो भी सुविधा है यहां पर उपलब्ध कराने के लिए भी सुनिश्चित किया गया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही है और 9:30 बजे तक पूरी तरह से रात पे जोधपुर में ब्लैकआउट जो है वो किया गया और अपील भी की गई कि सुबह 4 बजे तक अपने घरों की लाइटें जो है वो ना जलाएं। कि हम लोग जो ब्लैकआउट के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी पालना करें, जो सायरन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी पालना करें। यदि दिन में सायरन बजता है, सायरन आपका 2 बार बजेगा। पहली बार सायरन बजने का मतलब है कि खतरा आ रहा है, उसके बाद में वो सायरन बंद हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टला है। खतरा जब टल जाएगा तब दूसरी बार सायरन बजेगा। तो जब पहली बार सायरन बजना चालू होता है, यदि वो दिन का समय है, तो आप सब जो है एक शेल्टर ढूंढ के, जहां पे आप डेब्रीज से, जहां पे प्रोजेक्टाइल से आप सेफ रहें, इस तरह का शेल्टर ढूंढ के आप जाएं उसके अंदर। और जब सेकंड सायरन बजे तब निकलें। यदि यही चीज जो है रात को सायरन बजता है, तो आप लोगों से निवेदन है कि शेल्टर में जाने से पहले अपनी जितनी भी लाइटें हैं वो सारी की सारी लाइटें स्विच ऑफ करें। मेरा आप सबसे यही अपील है, आपके जो घर की खिड़की हैं, कोई कांच वाले दरवाजे हैं, सबको आप या तो जो थिक वाला कर्टेन होता है उससे ढक लें या कोई काला पेंट करना है कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की लाइट बाहर ना जा सके। जो भी आपके बैंक्स हैं, बैंकों के एटीएम हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, कोई भी इस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पर आप लोग शाम को ऑफिस छोड़ने से पहले कृपया सभी प्रकार की लाइटें बंद कर लें। कल जो है थोड़ा सा ये देखा गया था कि लोगों ने अपने घरों के अंदर की लाइटें बंद कर ली थी, लेकिन घर के बाहर जो आंगन की लाइट होती है या मेन दरवाजे की लाइट होती है या छत की लाइट होती है, वो लाइटें जली हुई थी।
मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूं कि इस तरह की सिचुएशन में यदि एक भी लाइट जल रही है तो उससे ना केवल आपकी और आपके परिजनों की बल्कि हजारों लोगों की जान जो है खतरे में आ सकती है। इसलिए सभी से मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि जो लाइट है सायरन बजने पर जो है या ब्लैकआउट डिक्लेयर होने पर लाइटें अपनी टोटली ऑफ रखें। यदि आप व्हीकल्स के अंदर है तो व्हीकल्स की लाइट भी आप टोटली ऑफ रखें। तो यही इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो हमें लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की अफवाह के अंदर हमें कोई यकीन नहीं करना चाहिए। जो भी सूचना है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा सब आपको जो है ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से दी जा रही है। प्रमुख शासन सचिव खान एवं भू विज्ञान टी रविकांत ने कहा कि अरबों वर्षों की भूगर्भीय विरासत के चलते राजस्थान देश का प्रमुख खनिज संपदा संपन्न राज्य है। राज्य में 82 प्रकार के खनिज चिन्हित किए जा चुके हैं और जिनमें से 57 का सक्रिय रूप से खनन हो रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर में माइनिंग सेक्टर का एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा के तहत खनिजों की वैज्ञानिक जानकारी और प्रदर्शन के लिए यह केंद्र बनेगा। रविकांत ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संग्रहालय का अवलोकन कर संरक्षित चट्टानों, खनिजों और मानचित्रों की सराहना की। जीएसआई अधिकारियों ने आर्कियन से और टर्शियरी युग तक की चट्टानों की विकास यात्रा साझा की। राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस भी पाए गए हैं। राज्य सरकार खनिज अन्वेषण को गति देते हुए योजनाबद्ध खनन ब्लॉक नीलामी भी कर रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी बैठक आयोजित की गई। बैठक में 552.35 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक एलिवेटेड रोड की जीएडी को मंजूरी दी गई। जोन 14 में टोंक रोड से फागी रोड तक 200 फीट सेक्टर रोड निर्माण के लिए 47.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। चंदलाई झील के पास 40 MLD एसटीपी प्लांट और सीवर लाइन के लिए 163.39 करोड़, जोन 9 में मिसिंग सेक्टर रोड के लिए 33.77 करोड़ और जोन 10 में दांतली आरओबी से टीआर मार्केट तक 90 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए 12.13 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। यह कदम जयपुर से सुव्यवस्थित और तीव्र विकास की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। तो देखिए, विकास प्राधिकरण की पीडब्ल्यूसी की ये बैठक की गई और बैठक में तमाम अधिकारीगण जो है मौजूद रहे। यहां पर बैठक में 552 करोड़ के रुपए कार्य की जो स्वीकृति है उसको मंजूरी दी गई है। और देखिए, ये तस्वीरें भी जहां पर इस बैठक की अध्यक्षता जो है की गई है और लगातार तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और कई ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं को इस बैठक में चर्चा के बाद हरी झंडी जो है वो मिली। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर गुरुवार को जवाहर कला केंद्र में नाटक चांदनी रात का एक दुखांत का मंचन हुआ। टैगोर की कहानी अंतिम रात पर आधारित इस नाटक का नाट्य रूपांतरण और निर्देशन राजीव मिश्रा ने किया। नाटक युवा यतीम की जीवन यात्रा को दर्शाता है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और अंतिम समय में पत्नी मणि का साथ चाहता है, लेकिन मणि उसे छोड़कर मायके जा चुकी है और यतीम की मौसी उसके दुख को समझते हुए मणि को मनाने जाती है लेकिन विफल लौटती है। यह प्रस्तुति मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों और त्यागों से गहराई से दर्शाता है। रवि टाक, रीचा पालीवाल, तनुषा नागरथ सहित अन्य कलाकारों ने सशक्त अभिनय किया। मंच सजा राजीव मिश्रा और तकनीकी संचालन हरि पी वैष्णो ने किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में 1626 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण का महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया गया है। मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि हाल ही में थैयात
हमीरा से सानू तक 58 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण और सफर ट्रायल रन के साथ पूरे जोधपुर मंडल में इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया और विद्युतीकरण के बाद मेड़ता रोड, पिपाड़ रोड और बाड़मेर जैसे क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी मार्गों पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनें चल रही हैं और इस कार्य से रेलवे को पर्यावरणीय लाभ, ऊर्जा की बचत, तेज गति और किफायती संचालन मिलेगा। विद्युतीकरण से ट्रेनों की गति और क्षमता बढ़ेगी, जिससे यात्री और माल परिवहन में सुधार होगा और ईंधन की खपत भी घटेगी। तो देखिए, विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल करने के लिए यहां पर ये कायम रहेगा। दरअसल आपको बताते चले कि यहां पर 1626 किलोमीटर का यहां पर रेलवे का ट्रैक जो है उसका उद्घाटन किया गया। रेलवे के महंगे डीजल और निर्भरता होने की यहां पर जो है इससे शुरुआत होगी, जिससे ईंधन की कमी जो है उस पर भी बचत होगा। जोधपुर रेल मंडल भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है। यह 1626 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में पूरा जोधपुर मंडल विद्युतीकृत हो चुका है। यह कार्य 2022 में प्रारंभ हुआ और अब संपूर्ण हो चुका है। जोधपुर मंडल में अगर हम देखें तो विभिन्न दिशाओं में हमारी ट्रेन जाती है। जोधपुर से जयपुर, जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से बीकानेर, जोधपुर से भिरड़ी, जोधपुर से मारवाड़, इवन डेगाना सेक्शन, संपूर्ण सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इसके अलावा सिर्फ मेन लाइन ही नहीं, इसके अलावा हमारे पास जो यार्ड्स की लाइन है, जो वॉशिंग लाइन है, जो हमारे पिट लाइन्स हैं, जो हमारे डीजल सेट की लाइन्स हैं, उनको भी इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका है। इलेक्ट्रीफाइड होने के, विद्युतीकृत होने के बहुत सारे फायदे भारतीय रेलवे को मिल रहे हैं। एक तो ये सस्ता साधन है, हमारी बचत होती है। दूसरा, पर्यावरण की बहुत सारी सुरक्षा होती है, क्योंकि जब डीजल इंजन प्रयोग में आता तो प्रदूषण की बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। इलेक्ट्रीफाइड इंजन में पर्यावरण की भी रक्षा होती है। इलेक्ट्रीफाइड इंजन ज्यादा भार क्षमता को वहन कर सकता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, ये भी फायदे हमारे पास है। कार्बन एमिशन कम होता है। इस हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रीफाइड रूट के अपने बहुत सारे फायदे हैं, जो आर्थिक प्रगति के साथ साथ हमको प्रदान करते हैं। मैं जोधपुर की जनता को बताते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह कार्य हम लोगों ने बहुत कम समय में पूरा किया है। वर्तमान में 50% से ज्यादा ट्रेनें हम इलेक्ट्रिक इंजन से चलाना शुरू भी कर चुके हैं और कुछ ही समय में डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन 100% प्रारंभ हो जाएंगे। मैं आप सबको इसके लिए शुभकामना देता हूं, विशेषकर जोधपुर मंडल को, भारतीय रेलवे को, जिन्होंने न सिर्फ अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए वरन पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लेते हुए ये कार्य किया है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक जीआरपी अभिजीत सिंह और पुलिस उपाधीक्षक जीआरपी संदीप सिंह ने किया। उन्होंने स्टेशन परिसर में सुरक्षा के लिहाज से विशेष सतर्कता बरती और सभी कर्मचारियों और यात्रियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। अधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा के संबंध में जारी गाइडलाइनों के बारे में रेलवे कर्मचारियों, टैक्सी चालकों, कुलियों और वेंडरों और सफाई कर्मियों को समझाया और उन्हें भ्रामक अफवाहों से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जीआरपी थानाधिकारी मुक्ता पारिक, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी लक्ष्मण गौड़ और एसडीआरएफ कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया सहित अन्य सुरक्षा टीमों ने संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन पर गहन गश्त की है। तो देखिए, जोधपुर में लगातार यहां पर वॉर से कैसे बचा जाए उसको लेकर यहां पर लगातार सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। जगह जगह पर यहां पर लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है और इस बीच देखिए यहां पर स्टेशन पर भी आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम जो है यहां पर मौजूद रही और सभी को यहां पर जो सफाई कर्मचारी है या जो वेंडर्स है उनको भी यहां पर समझाया गया और साथ ही साथ ये भी अपील की गई कि जो भ्रामक अफवाहें हैं उनसे बचें, उनको ना फैलाएं। हम लोग अभी जोधपुर स्टेशन पे हैं। जीआरपी आरपीएफ की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही है, जैसा कि मैम ने अभी बता दिया है। प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 की जो भी गाड़ियां अवेलेबल हैं वो हमने चेक की है। आरपीएफ का डॉग स्क्वाड भी हमारे साथ है और रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, रूटीन चेकिंग कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम यात्रियों को ये कहना चाहते हैं कि
कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई लावारिस सामान या कोई संदिग्ध व्यक्ति स्टेशन पर उनकी नजर में आता है तो आरपीएफ जीआरपी की हेल्पलाइन पर सूचना दें। अगले स्टेशन पर तुरंत सहायता दी जाएगी। 139 आरपीएफ का नंबर है, 1012 जीआरपी का नंबर है, टोल फ्री नंबर है, कहीं से भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं और तुरंत सहायता देंगे तो अगले स्टेशन पर मदद मिलेगी। थैंक यू। ये रैंडम चेकिंग है और रूटीन चेकिंग है और अधिकारियों के आदेश पर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अलवर जिले के बांसुर क्षेत्र के रामपुर गांव में सरिस्का वन क्षेत्र के अंतर्गत देवरा चौकी के पास काली माता मंदिर पर लेंटर निर्माण रुकवाने पहुंचे वन विभाग कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। विभागीय टीम ग्रामीणों को समझाइश देने पहुंची थी। मंदिर निर्माण वन भूमि पर हो रहा है, लेकिन सैकड़ों ग्रामीणों ने पथराव कर टीम पर हमला बोल दिया और हमले में वनपाल रामवीर सिंह सहित 3-4 कर्मचारी घायल हुए और 3 वाहनों को नुकसान पहुंचा। रामवीर से उनके सिर में गंभीर चोट आई है, जिनका बांसुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईएफएस अधिकारी चेतन कुमार, एसीएफ अंकुश कुमार और रेंजर त्रिलोक प्रजापत ने बांसुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्रामीणों पर शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और महिला वनकर्मियों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। रेंज तालवृक्ष में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों द्वारा वन क्षेत्र देवरा में, जो कि तालवृक्ष रेंज के अधीन आता है, अवैध निर्माण करने की प्रयास किया जा रहा था, जिसको वन कर्मियों द्वारा नियमित रूप से रोका भी जा रहा था। आज उसी संदर्भ में ग्रामीणों को मीटिंग आयोजन करने के उद्देश्य से सभी रेंजों से स्टाफ बुलाया गया। वार्ता हेतु ग्रामीणों को बुलाया गया। मौके पर ही आईएफएस चेतन कुमार जी, एसीएफ अंकुश कुमार जी और उनके नेतृत्व में सभी रेंजों के वनकर्मी पहुंचे। बातचीत का दौर चल रहा था। इसी दौरान कुछ ग्रामीण उग्र होकर महिलाएं और ग्रामीण टांचे कुल्हाड़ी लेकर वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, पथराव कर दिया, गाली गलौज करने लगे, महिलाओं से बदतमीजी की, जिसमें वनकर्मी घायल हो गए। कितने लोगों को कई गाड़ियां? लगभग इसमें 3 वनकर्मी घायल हुए हैं, जिनके सिर में भी टांके आए हैं। तो आपने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। वन विभाग के अधीन भी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और बाड़ी के धौलपुर रोड स्थित चेतन नगर कॉलोनी में रात एक दौना पत्तल फैक्ट्री में आग लग गई और यह फैक्ट्री काली माई मंदिर के पास मयंक अग्रवाल द्वारा संचालित की जाती है। रात 8 बजे फैक्ट्री से धुआं निकलता देख लोगों ने दमकल को सूचना दी। पहले बाड़ी नगर पालिका की दमकल पहुंची, बाद में धौलपुर और बसेड़ी से भी दमकल बुलाए गए। 3 दमकलों ने दर्जनों पानी टैंकरों का इस्तेमाल कर 8 घंटे की मेहनत के बाद सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया। आग में फैक्ट्री का कच्चा और तैयार माल पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मयंक अग्रवाल ने नुकसान करीब 10 से 15 लाख रुपए बताया है। घटना की सूचना पर बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। नागरिकों का कहना है कि इन फैक्ट्रियों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जनहानि ना हो। तो देखिए, फैक्ट्री में आग लगने के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना भी दी गई और ये तस्वीरें भी आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयावह है। और जिस तरीके से यहां पर ग्रामीणों का भी कहना है कि इन फैक्ट्रियों को जो ग्रामीण इलाके हैं उनसे दूर रखा जाए ताकि कोई भी हानि जो है वो ग्रामीणों को ना पहुंचे। और करीब 8 घंटे के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं कंपनी के मालिक का कहना है कि 10 से 15 लाख का नुकसान जो है वो हुआ है। और देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर धौलपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर फैक्ट्री में आग लग गई है। दौना पत्तल फैक्ट्री में दरअसल आग लगी है और जिसमें 15 लाख का सामान जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। करीब 8 घंटे में दमकल विभाग जो है पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ यहां पर अड़ा रहा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।